हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में स्टेट एग्जाम 2025 के लिए पेडागोजी एंड अदर स्किल से 50 प्रश्न देखेंगे, जो दोस्तों आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो के अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। शिक्षा के संदर्भ में बताना दोस्तों कि समाजीकरण से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन में दिया गया है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, अपने सामाजिक मापदंड बनाना, समाज में बड़ों का सम्मान करना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन बनाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक है। प्रभावी शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है क्या है। ऑप्शन में दिया गया शिक्षक एवं विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शित समय की पाबंदी, शिक्षक द्वारा विषय पर अधिकार, शिक्षक विद्यार्थियों संवाद, पाठ्यक्रमों का समय पर पूर्ण होना। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षक विद्यार्थी संवाद। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन है, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। तो दोस्तों, कक्षा अनुशासन को प्रभावशाली तरीके से अनुरक्षित किया जा सकता है। ऑप्शन में दिया गया है अनुशासनहीनता के कारणों को कठोरता से निपटाना, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना, शारीरिक दंड देना, श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों की सहभागिता द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों को रुचि के अनुसार कार्यक्रम प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। संज्ञात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण जो है निम्न में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन में दिया गया ब्लूम, स्किनर, कर्थवहल, सिम्पसन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ब्लूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं। अग्नलिखित में से कौन सा शब्द को प्रतिबंधित करता है। ऑप्शन में दिया गया है स्कीमा, स्मरण शक्ति, संज्ञान, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, स्कीमा। यानी दोस्तों, हम वस्तुओं, परिस्थितियों या घटना के बारे में अपने मस्तिष्क में संयोजित ज्ञान का निर्माण करते हैं, इससे दोस्तों स्कीमा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है। शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी क्या है। ऑप्शन में दिया गया पाठ्य योजना तैयार करना और उसके अनुसार पढ़ाना, यथासंभव क्रियाकलापों का आयोजना करना, कठोर अनुशासन बनाए रखना, विद्यार्थियों के विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो शिक्षक की सबसे मुख्य जिम्मेदारी है दोस्तों, विद्यार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों के अनुसार सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यदि एक शिक्षार्थी को संख्याओं और परिकलन में समस्या हो रही है तो उसमें असमर्थता हो सकती है, जिसका नाम क्या है। ऑप्शन में दिया गया डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया, ये सभी। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, डिसकैलकुलिया। डिसग्राफिया की बात करें दोस्तों, तो अगर एक शिक्षार्थी को जो है लिखन यानी लेखन से समस्या हो रही है तो डिस्ग्राफिया हो जाएगा। पठन से संबंधित यानी पढ़ने से समस्या आ रही है तो डिसलेक्सिया होगा। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, व्याख्या देते समय कक्षा में कुछ अशांति होने पर शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन में दिया गया थोड़ी देर शांत तो हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, कक्षा को छोड़ देना चाहिए, अशांति फैलाने वाले छात्रों को सजा देनी चाहिए, कक्षा में जो भी हो रहा है उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, व्याख्या देते समय अगर कक्षा में कुछ अशांति होने पर जो है शिक्षक को थोड़ी देर शांत हो जाना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। बौद्धिक कौशल किस ज्ञान क्षेत्र के द्वारा प्रतिबिंबित होते हैं। ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, संज्ञानात्मक। अब दोस्तों, बात कर लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ होता है बच्चों को सीखने और सूचना एकत्रित करने के तरीके से है। ठीक है, जीन पियाजे ने बच्चों में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किचन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो कौन सा शब्द जो है नई जानकारी के भीतर ग्रहण करने के लिए सबसे उपयुक्त है। ऑप्शन में दिया गया आत्मसात, समायोजन, संज्ञान ग्रहण।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आत्मसात। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, खाली स्थान देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान है। तो बताना है दोस्तों, खाली स्थान दिया गया है और देश में जो है शिक्षक शिक्षा प्रणाली के नियोजित और समन्वित विकास में शामिल शीर्ष संस्थान कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया यूजीसी, एनसीटीई, एनसीईआरटी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा एनसीटीई, यानी एनसीटीई का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है, किस पर बल देता है? ऑप्शन में दिया गया अनुशासित शिक्षा पर, सुनिश्चित समय अवधि में गतिविधि पूरा करने पर, सभी विद्यार्थियों के सक्रिय भागीदारी पर, गतिविधि के समाप्त होने के बाद परीक्षा लेने पर। तो गतिविधि आधारित शिक्षण बल देता है सभी विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी पर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, NIEPA मुख्य रूप से संबंधित है। NIEPA जो है मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन में दिया गया शैक्षिक अभ्यास से, शैक्षिक परिवेक्षण से, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से, शैक्षिक मापन से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, शैक्षिक योजना एवं प्रशासन से। अब दोस्तों NIEPA का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ऑप्शन में दिया गया संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा मूल्यांकन। और निम्न स्तर की बात करें दोस्तों तो निम्न स्तर ज्ञान है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं अधिगम के जो है संज्ञानात्मक का 6 स्तर है। कौन कौन से है दोस्तों? तो ज्ञान हो गया पहला नंबर, दूसरा हो गया बोध, तीसरा हो गया प्रयोग, चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा दोस्तों मूल्यांकन। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, शिक्षक जो है प्रायः छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि ऑप्शन में दिया गया प्रेरणा का अभाव है, बुद्धि की कमी है, माता पिता का ढीला ढाला रवैया है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो दोस्तों इसका शिक्षक जो है प्रायः छात्र के सीखने की समस्या का विश्लेषण करते हुए पाते हैं कि प्रेरणा का अभाव है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, शैक्षिक हेतु मानसिक उद्वेलन प्रतिपादन का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? तो शिक्षण हेतु मानसिक उद्वेलन जो है प्रतिपादन का प्रयोग निम्न में से किसके सुधार हेतु किया जाता है? ऑप्शन में दिया गया समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मकता, समस्या समाधान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, समस्या समाधान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्न में से किसके अतिरिक्त सभी के कारण अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? निम्न में से जो है किसके अतिरिक्त सभी के कारण जो है अधिगम अक्षमता उत्पन्न हो सकती है? ऑप्शन में दिया गया शिक्षक की शिक्षण शैली, जन्म से पहले माँ द्वारा मदिरा सेवन, मंदबुद्धिता, शैशव काल के समय दिमागी बुखार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, शिक्षक की शिक्षण शैली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बालकों की शिक्षा में प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। बालकों की शिक्षा में जो है प्ले थेरेपी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन में दिया गया जिससे शैक्षिक प्रक्रिया आनंदपूर्ण हो सके, जिससे शिक्षा जो है अधिक क्रिया केंद्रित हो, शिक्षा में खेल क्रियाओं के महत्व पर प्रकाश डालना, बालक की अतिरिक्त प्रेरणाओं तथा जटिलताओं का समझना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बालकों के अतिरिक्त प्रेरणाओं तथा जटिलताओं का समझना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्य और हितों को प्रतिबिंबित होता है? किसके द्वारा जो है दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को जो है प्रतिबिंबित होता है? ऑप्शन में दिया गया संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र, क्रियात्मक ज्ञान क्षेत्र, कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, भावात्मक ज्ञान क्षेत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसको हम अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं? निम्नलिखित में से बताना है दोस्तों कि किसको हम जो है अधिगम का एक परिणाम कह सकते हैं। ऑप्शन में दिया गया बुद्धिमत्ता, परिपक्वता, कौशल, स्मरण शक्ति। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, कौशल। अब दोस्तों अधिगम या सीखना जो है शिक्षा के सभी स्वरूपों में केंद्र बिंदु माना जाता है। शिक्षा का स्वरूप चाहे औपचारिक हो या अनौपचारिक में अधिगम केंद्रित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूचना का
स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो कौन सा शब्द जो है सूचना का स्थान निर्धारण करना, मूल्यांकन और प्रभावी ढंग से उपयोग करने की क्षमता के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन में दिया गया गहन सोच, सूचना, साक्षरता, श्रवण, चयनात्मक ध्यान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा गहन सोच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है परिणाम किसका था? ऑप्शन में दिया गया है कोठारी आयोग का, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 का, राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2000। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परिणाम था दोस्तों राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। अनुकरणीय शिक्षण प्रविधि को माना जाता है। ऑप्शन में दिया गया कौशल, नाटकीय प्रविधि, खेल विधि, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा नाटकीय प्रविधि। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस अवस्था में बालकों में लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है? किस अवस्था में बालकों में जो है लिंग का संप्रत्यय विकसित होता है? ऑप्शन में दिया गया शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बाल्यावस्था। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? कौन सा जो है शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता को दर्शाता है? ऑप्शन में दिया गया है अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी दोस्तों अवधारणाओं का ज्ञान, शिक्षण कौशल, निर्णय लेने का कौशल, ये सभी जो है शिक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञताओं को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन निम्न में से किस स्थिति में विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है? तो निम्न में से बताना है कि किस स्थिति में जो है विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ऑप्शन में दिया गया है व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर डी हो जाएगा उपरोक्त सभी। यानी व्यक्तिगत गठन, कक्षा शिक्षण, अनुशासन, ये सभी स्थिति में जो है विद्यार्थियों का भावनात्मक समायोजन प्रभावी होता है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद जो है कौन सा होता है? ऑप्शन में दिया गया है प्रतिपुष्टि, शिक्षण, योजना बनाना, प्रस्तावना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा योजना बनाना। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा कि सूक्ष्म शिक्षण के निम्न चक्र है। पहला है दोस्तों पाठ्य योजना निर्माण, दूसरा है दोस्तों शिक्षण, तीसरा है प्रतिपुष्टि, चौथा है पुनः पाठ्य निर्माण, पांचवा है पुनः योजना और छठा है दोस्तों पुनः प्रतिपुष्टि। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों, दिए गए जिस कार्य को करते समय बच्चों समय में आनंद लेते हैं, अनुभव प्राप्त करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन में दिया गया है उपभोक्ता प्रकार कार्य, निर्माणात्मक प्रकार कार्य, समस्यात्मक प्रकार कार्य, ड्रिल और अभ्यास कार्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सी हो जाएगा समस्यात्मक प्रकार कार्य। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है शिक्षण विधियों तथा शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर है। यहाँ पर शिक्षण विधियों और शिक्षण व्यूह रचनाओं में अंतर बताना है। ऑप्शन में दिया गया है पाठ्य वस्तु का, उद्देश्यों का, प्रारूप का, अधिनियमों का। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा उद्देश्यों का जो है अंतर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लुप्त संख्याओं का पता लगाएं। यहाँ पर लुप्त संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 8 गुने 3 करते हैं तो 24। अब यहाँ पर दोस्तों 12 को क्या करेंगे, 24 को 2 से भाग देंगे 12 आएगा। फिर यहाँ पर अगर 3 करते हैं तो 12 तिया 36 होता है। ठीक है, और 36 का आधा करते हैं तो 18 होता है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन लुप्त संख्याओं का पता लगाएं। यहाँ पर भी दोस्तों लुप्त संख्या का पता लगाना है। तो यहाँ पर दोस्तों 28 के बाद दोस्तों यहाँ पर 31 आ गया, यानी कितना जोड़ दिया गया दोस्तों +3। फिर इसमें भी +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34। तो 34 ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन दोस्तों लुप्त संख्या का पता लगाएं। यहाँ पर भी दोस्तों लुप्त संख्या का पता लगाना है। यहाँ पर दिया गया दोस्तों 1 दिया गया है, 3 दिया गया, 4 दिया गया। अगर दोस्तों तीनों को जोड़ते हैं 1 + 3 + 4 करते हैं तो कितना आता है? 8 आता है। इसी प्रकार दोस्तों 3, 4, 8 को जोड़ते हैं तो 15 आता है। ठीक है, 15। अब दोस्तों एक संख्या को छोड़ देंगे। ठीक है, 4, 8 और 15 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। अब 15 दोस्तों, अब 8, 15 और 27 को जोड़ेंगे, 8, 15 और 27 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50 आएगा। तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं,
किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। किसी भी छोर से, यानी इधर से भी 11वां स्थान है और इधर से भी 11वां स्थान है, तो टोटल कितना हो जाएगा 11 11 22 और -1 कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 21, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वां अक्षर के बाईं ओर 10वां अक्षर कौन सा होगा। बाईं ओर से 18वां यानी 18 - 10 कर देंगे, कितना आ जाएगा 8, यानी 8वां स्थान पर कौन आएगा, एच आएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि एच ई बराबर 13, एम ओ भी ई आर बराबर 73 तो बेसिक बराबर क्या होगा। तो एच का कितना होता है, एच का होता है दोस्तों 8 और ई का कितना होता है 5, दोनों को जोड़ते हैं तो 13 होता है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों सभी अक्षर का जो है संख्या लिखेंगे। बी का कितना होता है 2, ए का 1, सबको जोड़ देंगे। एस का होता है 19, आई का 9 और सी का 3। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे दोस्तों तो 34 आएगा। 34 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, यदि किसी कूट भाषा में DRLAL को इस तरह से लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में CAMEL को का कूट कैसा किया जाएगा, यानी किस तरह से लिखा जाएगा। तो यहाँ पर डी का लिखा गया है दोस्तों, तो डी और पहले 6 में देखेंगे। डी और 6 में देखते हैं तो डी का कितना होता है, तो डी का 4 होता है। अगर इसमें 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 6 होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आर का कितना होता है 18, 18 में 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 20 होता है। तो इसी प्रकार दोस्तों किया गया, 8 का 6 कर दिया गया, यानी सभी अक्षर के संख्या में 2 बढ़ा दिया गया। ठीक है, तो इसी प्रकार दोस्तों कैमल में करेंगे। सी का कितना होता है, सी का दोस्तों 3 होता है और +2 करेंगे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ए का 1 होता है, 1 + 2 करेंगे कितना होगा 3 होगा। ठीक है, एम का दोस्तों 13 होता है, +2 करेंगे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसी पर दोस्तों 5 3 15 हो जाएगा और आगे इसी तरह से करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्न में से लुप्त अक्षर का पता लगाना है। यहाँ पर लुप्त अक्षर का पता लगाना है। यहाँ पर एस टी में देखते हैं तो एस +1 करते हैं टी होगा। टी के बाद दोस्तों यहाँ पर यू भी देखते हैं +1, यू के बाद क्या आ जाएगा भी आ जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। ठीक है, भी हो जाएगा। अब इसी प्रकार दोस्तों सी और ई में देखेंगे तो सी और ई में +2 जा रहा है और ई जी में भी दोस्तों +2, तो +2 जाएगा। तो जी के बाद क्या आएगा, जी के बाद आई आएगा। अगर +2 आगे बढ़ते हैं तो भी आई हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर भी आई ऑप्शन एक ही में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी भाषा में मदर का कूट लेखन इस तरह से किया जाता है तो उसी कूट भाषा में जो है आंसर का कूट कैसे किया जाएगा। अब एम ओ को दोस्तों ओ एम कर दिया गया है, ओ एम कर दिया है। टी एच को दोस्तों यहाँ पर एच यू किया है, यानी एच को दोस्तों इधर ले लाया और टी का एक आगे बढ़ गया। ठीक है, टी के बाद यू होता है तो यू हो गया। इसी प्रकार आर इधर ले लाएगा, ई का एफ हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों इसको करेंगे आंसर का, तो एन ए हो जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा, एस का आगे हो जाएगा, एक जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, आर ले लाएंगे फिर ई का हो जाएगा दोस्तों एफ। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 2 6 18 54। आगे क्या आएगा इसी क्रम में दोस्तों 8वां पद निम्न में से क्या होगा। 8वां पद बताना है। यहाँ पर 2 6 18 54 यानी यहाँ पर दोस्तों समान अनुपात में चल रहा है और समान अनुपात को आर से डिनोट करते हैं। और आर कैसे निकालेंगे, तो दूसरा पद और पहला पद में भाग देंगे, यानी 6/2 करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ए का वैल्यू कितना है, यानी प्रथम पद 2 है। ठीक है, 8वां पद निकालना है। 8वां पद निकालना है। फार्मूला होता है दोस्तों ए इंटू आर पर पावर m -1 होता है। अब वैल्यू रखेंगे, ए का वैल्यू 2 इंटू आर का वैल्यू 3, एम का वैल्यू लेंगे जितना पद का निकालना होगा, यानी 8 -1। अब इसी को सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर दोस्तों आ जाएगा 4374 आएगा। 4374 ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है 49 छात्रों की कक्षा में नितिन का स्थान शीर्ष से 18वां है तो नीचे से उसका स्थान क्या होगा। अब ऊपर से दोस्तों क्या है 18वां स्थान है और 49 छात्र टोटल है, तो नीचे से बताना है। तो 49 में 18 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों 31 हो जाएगा। अब इसका पद एक और जोड़ेंगे तो 31 + 1 करेंगे तो 32वां हो जाएगा। ठीक है, नीचे से 32वां पद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन दोस्तों, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 20% की वृद्धि होती है तो उसकी परिधि में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वृत्त की त्रिज्या में अगर x% की वृद्धि हो और उसका परिधि में भी x% की ही वृद्धि होगी, यानी सेम होगा। ठीक है, तो 20% इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है एक व्यक्ति 48 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में पूरा करता है
252 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा बताना है, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, दूरी मालूम है, समय मालूम है, चाल निकालेंगे, स्पीड बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। 24 आ गया यहाँ पर स्पीड, 24 किलोमीटर पर घंटा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर दूरी मालूम है, अब यहाँ पर चाल मालूम हो गया, समय निकाल लिया जाएगा, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, यानी 252 बटा 24 करेंगे। अब इसको दोस्तों सोल्व करेंगे तो सोल्व करने पर आ जाएगा दोस्तों 10.1/2, ठीक है। 10.1/2 ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दो व्यक्तियों ए और बी की आयु का जोड़ जो है 50 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 था, तो ए और बी का वर्तमान आयु क्या होगा। ए और बी का वर्तमान आयु निकालना है। यहाँ पर दोस्तों व्यक्तियों का यानी दो व्यक्तियों का आयु का योग दिया गया 50 और 5 वर्ष पहले बोल रहा है, ठीक है। तो 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पहले हो जाएगा 50 माइनस करेंगे 5 × 2, यानी दो व्यक्ति है और 5 वर्ष पहले, तो दोनों को क्या करेंगे इसमें घटाएंगे, 5 दूनी 10, तो कितना आ जाएगा 40। अब दोनों का योग यानी 3x + 5, x बराबर कितना आ गया 40 आ गया। अब x बराबर कितना आ जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 5, ठीक है। अब x बराबर 5 आ गया दोस्तों, तो दोनों का वर्तमान आयु निकालना है। तो क्या करेंगे 3x यानी 3 × 5 + 5 करेंगे, तो 5 या 15, 5 20 हो जाएगा, एक का 20 आ जाएगा दोस्तों, और दूसरा क्या आ जाएगा 5 × 5 + 5 करेंगे तो 5 × 25 30 आएगा, यानी 20 और 30 आ जाएगा। तो 20 और 30 ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कोई व्यक्ति 0 से लेकर 99 तक सभी संख्याएं लिखता है, तो इसमें 3 कितने बार लिखा जाएगा। तो कितने बार लिखा जाएगा दोस्तों, तो टोटल जो है 20 बार लिखा जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, पर परिवार खाद्य तेल की खपत में कितनी कमी करे कि उसका कुल खर्च पहले जितना ही रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे 25/100 + 25 करेंगे, अगर वृद्धि होगा तो 25 जोड़ेंगे, ठीक है 100 में, और गुने 100 करेंगे, अगर कमी होगा दोस्तों तो माइनस करेंगे। तो 25/125 गुने 100, अब 25 25 25 से इसको काटेंगे 20 बार में, 20%, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक नगर की जनसंख्या का 96% 23,040 होता है, तो उस नगर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। उस नगर की कुल जनसंख्या निकालना है तो x मान लेंगे, ठीक है, और x का 96% बराबर है दोस्तों 23,040, ठीक है। अब इसी को सोल्व करेंगे तो x बराबर निकल के आ जाएगा 24,000, तो 24,000 इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों 47 से 50 तक का क्वेश्चन निर्देश में दिया गया है, इससे बनाना है, ठीक है। यहाँ पर एक परिवार में 6 सदस्य ABCDEF है, जो एक वकील, डॉक्टर, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर और अकाउंटेंट है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। परिवार में 2 विवाहित जोड़े हैं। डी एक विक्रेता है जिसका विवाह जो है अध्यापिका से हुआ है। डॉक्टर का विवाह जो वकील से हुआ है, एक अकाउंटेंट है और जो बी का पुत्र है, तथा ई का भाई है, सी वकील है जो कि ए का पुत्र वधू है, ई अविवाहित इंजीनियर है और एफ की दादी है। इसी चार्ट में देख लेना, ठीक है, सभी सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर दोस्तों ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। भाई बी का व्यवसाय क्या है, बी का व्यवसाय बताना है, तो बी का व्यवसाय जो है दोस्तों डॉक्टर है, बी हो जाएगा। जिसको दोस्तों निम्न में से जो है कौन विवाहित जोड़े हैं, कौन जो इसमें विवाहित जोड़े हैं, तो ए और डी जो है बी और सी का है, ठीक है। तो ए डी बी सी का ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, इनमें से कोई नहीं। निम्न में से कौन सा जो है युग्म महिला सदस्यों को दर्शाता है, तो कौन सा युग्म जो है महिला सदस्यों को दर्शाता है, तो ए और सी जो है महिला सदस्यों को दर्शाता है, ठीक है। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद।